आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे यूरो नॉर्म्स के बारे में कि यूरो नॉर्म्स या बीएस नॉर्म्स क्या होते हैं और उन्हें जो है अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कैसे मॉडिफाई करते हुए लॉन्च किया गया। बीएस फिफ्थ को या यूरो फिफ्थ को यहाँ पर लॉन्च किया ही नहीं गया, वो स्किप कर दिया गया और यूरो 4 के बाद या बीएस 4 के बाद सीधे बीएस 6 पर हम लोग आ गए। तो जो कंपनियां थी, हमने बताया था कि वो प्रिपेयर नहीं थी। उनको ये उम्मीद थी कि जब बीएस 4 लॉन्च हुआ है तो बीएस 5 भी आएगा यूरो 5 के नाम को लेते हुए, और वो ऐसे इंजन को बनाने के लिए अपने प्लांट को तैयार नहीं कर पाई थी और एकदम से ये लॉन्च कर देने से एकदम प्रॉब्लम आई कंपनियों के लिए, और जो फ्यूल थे उनकी जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव करने में प्रॉब्लम आई। उसका प्रभाव ये पड़ा कि मारुति 800 जैसी कंपनियां तो बंद हो गई। आपको पहले से मारुति 800 का प्रोडक्शन बंद हो गया, सुजुकी ने बंद कर दिया और उसकी जगह आल्टो 800 आई जो नए नॉर्म को फुलफ़िल कर रही थी। इंजन मैक्सिमम जो है इस समय आजकल जो रोड पर दौड़ रहे हैं वो सब यूरो 4 या बीएस 4 के नॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं। यूरो 6 या बीएस 6 के नॉर्म को सेटिस्फाई अभी इंजन्स जितने भी हैं, क्योंकि लॉन्च तो ये हो गया 1 अप्रैल 2020 से लॉन्च हो गया बीएस 6 या यूरो 6, लेकिन इसको जो है अभी जितने इंजन हैं वो पूरी तरीके से इसकी डिमांड को या इसके रेगुलेशंस को, रूल्स को पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। अब जो गाड़ियां नई बन रही हैं, नई एक्सयूवीज़ बन रही हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस में या जो नई टू व्हीलर्स बन रही हैं, आपने देखा होगा कि जो अभी होंडा ने टू व्हीलर निकाली है, होंडा की एक्टिवा 6 करके शायद है, तो वो एक्टिवा 6 जो है वो BS 6 के नॉर्म पर ही बनी हुई है। इसी तरीके से जो भी इंजन्स अब बन रहे हैं बड़ी बड़ी एक्सयूवीज़ वगैरह में, वो सब BS 6 के नॉर्म पर बन रहे हैं। तो BS 6 के बाद अब आपको पता ही है कि आगे क्या आने वाला है। तो सीक्वेंस तो उसी तरीके से जैसे जैसे अब चूँकि प्रॉब्लम तो यहाँ पर आती है ना कि जब एमिशन का कंट्रोल होता नहीं है तो उस केस में करते क्या है कि ये सब भी अगर अप्लाई करके देख लेने पर भी ये देखा जाता है कि दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर और चेन्नई, इन सब बड़े बड़े जो महानगर हैं, इनमें इसका जो पोल्यूशन है वो कम नहीं हो रहा है। तो इस पर आपने देखा था कि अभी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे पिछले साल, उन्होंने ऑड और इवन का फार्मूला भी लॉन्च किया था कि ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी, इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी। उस पर भी लेकिन पब्लिक को काफ़ी परेशानी हुई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो है उस हिसाब से हमारे यहाँ उतना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। भले ही मेट्रो चला रहे हों, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ उतना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है कि लोग अपने निजी वाहन को छोड़ करके और पब्लिक वाहन की तरफ जाएं, जिससे कॉमन तरीके से काम हो सके और कम फ्यूल लगे। सब लोग अपने अपने एक सिंगल वाहन से जाना पसंद करते हैं और अकेले जाना पसंद करते हैं। अब ये नहीं कि कोई बगल में साथी जा रहा है जो वहीं तक जाना चाहता हो या सेम कंपनी में काम कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर लें, एक दिन उसके साथ जाएं, एक दिन अपने साथ ले जाएं उसको। ऐसा भी नहीं है, लोग उसको जो है अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं। यहाँ पर तो ये है। तो होता क्या है कि वो अपने वाहन से जा रहा है, वो अपने वाहन से जा रहा है, और कार अगर दोनों के पास है तो दोनों कार से जा रहे हैं और ज़बरदस्ती फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है और लोगों के अंदर एक जागरूकता भी आनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इस पर प्रयास भी कर रही है कि लोगों में जो है ये जागरूकता फैले कि लोग जो पेट्रोल और डीजल फालतू में जलाते हैं वो ना जलाएं और जो हार्मफुल एमिशंस हैं उनको होने से रोकें। तो इसके लिए जो नॉर्म्स हैं वो तो ही हैं, बनाए गए हैं, साथ में लोगों के अंदर जागरूकता आनी ज़रूरी है ताकि वो इन चीज़ों को जानें और इसके कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ करके और ये समझें कि हम दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको रोकें। तो ये चीज़ें जो है अब हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि जो BS 6 है वो क्या है, क्योंकि अब रिसेंटली तो वही चल रहा है।
और जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक बात पूरी नहीं होगी और आपको फिर आपकी नॉलेज कुछ अधूरी सी रह जाएगी। BS6 क्या है, ये जो है ये सक्षम है, अगर इसको पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाए तो कहता है कि ये सक्षम है, इट विल रिड्यूस 80 to 90% एयर पोल्यूशन। ये 80 से 90% एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर पाने के लिए सक्षम है। तो BS6 इसका मतलब बहुत ही बढ़िया हो गया BS6 में। तो अब ये करता क्या है, ये रिड्यूस करता है जो नॉक्स एमिशन होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो पेट्रोल इंजन में जो होने वाला जो नॉक्स एमिशन है, जो अभी तक हो रहा था यूरो 4 में, उसके कंपैरिजन में 25% नॉक्स एमिशन अब अगर आप BS6 अप्लाई करोगे BS4 की बजाय तो उसमें कम होगा। और 70% जो है डीजल इंजन में जो एमिशन हो रहा था, हार्मफुल एमिशन नॉक्स का, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। सल्फ़र का जो एमिशन है हो रहा था, क्योंकि सल्फ़र एक्चुअल में क्या होता है, सल्फ़र तो ऑलरेडी डीजल या पेट्रोल में मिला हुआ होता है। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो नए मॉडिफिकेशंस किए गए, इंजन में जो नए चेंजेस किए गए, व्हीकल में जो नए चेंजेस किए गए, ड्राइविंग नॉर्म्स में जो चेंजेस नए किए गए, रोड के नॉर्म्स में जो नए चेंजेस किए गए, क्योंकि देखिए अब रोड पुरानी उस तरीके की नहीं रह गई, रोड भी बदली। अभी हम आगे उसकी बात करेंगे। तो वो करीब उसके हिसाब से 5 गुना जो है ये चीज़ें कम हो जाएंगी कि सल्फ़र का जो एमिशन होगा वो 5 गुना कम हो जाएगा। फिर क्या हुआ, पार्टिकुलेट मैटर्स जो पेट्रोल कार में होते थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। वो कहाँ तक रिड्यूस हो जाएंगे, 4.5 mg/kg तक रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। कि अगर 1 किलो का है, 1 किलो का पेट्रोल अगर बर्न होता है तो उस केस में केवल 4.5 mg ही केवल पार्टिकुलेट मैटर्स होगा, बाकी नहीं। मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि ना के बराबर। डीजल कार जो होती है, डीजल कार में जो नॉक्स एमिशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो कहाँ से कहाँ तक, वो 250 mg/km से लेकर के 80 mg/km तक हो जाएगा। यहाँ से रिड्यूस होकर के 80 mg/km तक किलोमीटर है वो। और हाइड्रोकार्बन्स और नॉक्स का जो एमिशन है वो 300 mg/km से लेकर के ये कम हो जाएगा, 170 mg/km तक हो जाएगा। और पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में बात करें तो ये भी जो होगा वो 25 mg/km से लेकर के ये कम हो जाएगा। तो अब आपको पहले भी बता चुके हैं हम, वो 4 mg/km तक हो जाएगा। km नहीं कि ये mg/km होना चाहिए, km होगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, चैलेंजेस जो हैं अब आपको पता है कि जब BS6 नॉर्म पर अब जब कोई भी गाड़ी आएगी तो उसमें इतने सारे मॉडिफिकेशंस हैं पोल्यूशन को, एमिशन को रोकने के लिए। तो जो इंजन में जो बदलाव किए गए उसके हिसाब से जो व्हीकल की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। तो वही बताया यहाँ पर कि द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स राइज अप। तो कॉस्ट जो है व्हीकल की बढ़ गई। जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनियां हैं, जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अब उनमें जो है ऑयल में सल्फ़र की मात्रा कम करने के लिए कहा गया। तो सल्फ़र की मात्रा कम करने के लिए उनके पास अब इस तरीके की रिफाइनरी भाई नहीं, और ना वो इसके हिसाब से प्रिपेयर थी। वो तो सोच रही थी कि पहले BS5 आएगा। तो अब उसके हिसाब से ये चैलेंजेस ऑयल कंपनियों के साथ आई, क्योंकि अब ऑयल में तो उतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ नहीं। तो जब ऑयल अगर बर्न होगा तो एमिशन तो आएगा ही आएगा भाई। उस तरीके का ऑयल अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी रहेंगी तो वो तो इम्प्योरिटी एमिशन के साथ बाहर आएंगी ही। ये पहला। दूसरा चैलेंज आ जाता है, तो जो टेस्टिंग होती है वो ज़्यादातर लोअर टेम्परेचर पर होती है, 0 के आसपास जो टेम्परेचर होता है, जो ये टेस्ट किए जाते हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होता है, जो पैरामीटर्स जो भी होते हैं इसके। तो मतलब जो पोल्यूशन के जो पैरामीटर होते हैं, एमिशन के जो पैरामीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी टेस्टिंग हो रही, ज़्यादातर इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक इस रेंज में रहता है। अब आप इस पर जो है अगर आप टेस्ट करोगे तो वो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आते, रिज़ल्ट वेरी कर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये, तो क्योंकि एमिशन तो फिर उस केस में फिर होगा ही ज़्यादा। रोड्स जो हैं, हमने बताया था कि रोड जो है उस तरीके की फिट नहीं है। रोड जो है आप अभी भी देख लीजिए, कुछ हाईवेज़ को छोड़ करके
ज़्यादातर रोड जो है बहुत ही ख़राब है, जहाँ पर बार बार ब्रेक मारनी पड़ती है, गड्ढे हैं बड़े बड़े, बम्प्स हैं बड़े बड़े। तो इंजन की ट्यूनिंग उससे बिगड़ जाती है। बार बार अगर बम्प्स पे, गड्ढे पे जाएगी गाड़ी तो इंजन की ट्यूनिंग बिगड़ जाती है। बार बार ब्रेक अप्लाई करोगे, फिर से उसको एक्सीलेट करोगे, फिर बार बार लोड दोगे इंजन के ऊपर, लोड वेरी कराओगे तो उस केस में जो इमिशन होगा वो भी वेरी कर जाएगा और इमिशन बढ़ेगा। रोड की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इंडिया में फ़िलहाल। और 1995 तक ये हुआ कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स थे वो कंपलसरी कर दिए गए थे कि हर एक कार में लगाए जाएंगे। ठीक है, वो जो है वो सारे मेट्रो सिटीज़ में केवल बिकते हैं अभी भी। आज भी अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में मेट्रो सिटी में, लेकिन अब अभी क्या हो गया, अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, करीब करीब आ गए हैं, लेकिन ये है कि अभी भी छोटे कस्बों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर नहीं मिलते हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं टाइप 3 वाले, जो हमने आपसे पिछले उसमें बात किया था। तो वो सब अब मिलना मुश्किल रहते हैं, अभी भी जब प्रॉब्लम आती है। BS फर्स्ट अच्छा जो आया था उसके नॉर्म्स क्या थे, एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई 1991 में BS1 यहाँ पर लॉन्च हुआ था और BS1 कैसा रहा होगा, और थोड़ा सा हम उसकी तुलना भी करेंगे बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन पहले हम उसके नॉर्म को डिस्कस करना चाहते हैं कि नॉर्म वो क्या क्या नॉर्म्स थे BS फर्स्ट के। तो उस केस में था ये कि जो मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन था वो जो है 2.72 ग्राम पर किलोमीटर तक के लिए लिमिटेड था, ये था। और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स का जो एमिशन था वो 0.97 ग्राम पर किलोमीटर तक के लिए था। ये इतना एमिशन, मतलब इतना एमिशन जो है आप वो इससे ज़्यादा एमिशन होगा तब प्रॉब्लम होगी, इतना एमिशन जो है वो कहते थे कोई बात नहीं अगर इतना हो तो, क्योंकि उस समय जितनी व्हीकल थी उसके हिसाब से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा नहीं कर रही थी वो, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया था। कह रहा है कि रिस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में बात किया तो उसमें वो 0.14 ये था उसका। तो अब ये चीज़ अगर अप्लाई की गई तो इसमें क्या क्या चीज़ें किया गया। अगर जब इसको जो है BS फर्स्ट को अप्लाई किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपलसरी कर दिया, हमने बताया था आपको कि ये कंपलसरी कर दिया कि 2000 तक जो है करीब इंडिया में वैसे पूरा होना चाहिए, नहीं तो जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से इसको अप्लाई कर दीजिए। जो महानगर हैं वहाँ ज़रूर इसको जो है अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और वहाँ पर जो है जो इससे संबंधित होने वाली बीमारियाँ थी वो सब भी बढ़ गई थी। तो उसके लिए जो है इन्होंने रिट्यून करना शुरू कर दिया, अच्छा बनाना, कार्बोरेटर को और ही अच्छा इसको मॉडिफाई किया जाने लगा। और सेकेंडरी एयर का जो इनटेक सिस्टम था उसको जो है उसको अच्छी तरीके से बनाया गया और उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, क्योंकि जो सेकेंडरी एयर थी उसमें जो है उसमें जो मात्रा थी ऑक्सीजन की उसको रेगुलेट किया जाने लगा। अब और कैटालाइजर्स की जो कैपेसिटी थी, उनका सरफेस एरिया बढ़ाना, उनकी फिजिकल जो आइडेंटिटी थी उसको जो है लॉन्ग रन तक मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूव की गई। तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर आई हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं के साथ फिर इंजन में भी मॉडिफिकेशन किया जाने लगा। हमने बताया था आपको कि उसका फिर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाया जाने लगा इंजन का, और ताकि बर्न पूरी तरीके से, फिर एयर फ्यूल की जो मिक्सिंग थी वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही क्रिएट कर रही थी, क्योंकि वो मेन तो कार्बोरेटर से ही आता है कचरा, जितना भी बेकार की जो इमिशंस होते हैं, हार्मफुल इमिशंस, सबको उसका सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार कोई होता तो कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा है उसकी जगह। अब आजकल तो नए मॉडिफिकेशन में तो ये आ गया कि इसको पूरे रिप्लेस करके फिर अब जो है सब MPFI और CDRI, ये सब बहुत CRDI, इस तरीके से कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन और ये सब सारी चीज़ें सब इसके अंदर आ गई। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शंस आ गए, ये नई टेक्नोलॉजीज़ आई। तो इनको सबको जो है अब नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने पर हाई प्रेशर के साथ इंजेक्शन दिया जाने लगा। जो इंजेक्टर्स थे उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया, नोज़ल को अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया। तो अब मिक्सिंग जो थी, जो पहले नहीं हो पाती थी, प्रॉपर मिक्सिंग एयर के साथ होने लगी।
एयर की जो मात्रा थी, एयर के साथ ऑक्सीजन की मात्रा को जो कंट्रोल किया जाने लगा वो अब कंप्यूटर कंट्रोल हो गया। तो कंप्यूटर कंट्रोल हो जाने से जो लोड वेरिएशन होता था उसके हिसाब से एयर फ्यूल की जो सप्लाई होती थी, जो रिक्वायरमेंट होता था एयर फ्यूल रेशियो का, उसको रेगुलेट किया जाने लगा। तो इसमें काफ़ी बदलाव आए, नई नई चीज़ें आईं और वो बदलाव और इम्प्रूवमेंट आज तक होते चले आ रहे हैं। आगे हम इसको जो है थोड़ा सा कंपेयर करके भी बताएंगे आपको अलग अलग नॉर्म्स को। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।